400 प्लस एम्प्लॉयज़ तक गई डील एंड डील्स और काफ़ी मल्टीपल ऑफिसेस थे, लेकिन एकदम से कमी आ गई। आप लोगों को दिखाने के लिए अपने ऑफिसेज़ नहीं रखते। आज डील एंड डील्स पिछले 8 से 10 साल से मार्केट में काम कर रही है और एक प्रोफेशनलिज्म का एक रिनॉन्ड नाम है। तो आज डील एंड डील्स कहाँ स्टैंड कर रही है? आज से 4 साल पहले आप एक कंटेंट नहीं बनाते थे। ऐसे ही आज आप मुझे कहते हो क्या डील एंड डील्स के मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से? यार मैं जहाँ पे होऊँगा, मैं सेल करना जानता हूँ, मैं जहाँ होऊँगा बैठूँगा सेल करने। फिर से मुझे याद आता है एक डील एंड डील्स डेवलपमेंट बनी थी, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, लेकिन एकदम से बस खामोशी मैं इसको स्टेप बैक नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आप इम्प्रोवाइज़ कर लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कूदना ही है और फँसना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन फेज 2? यार दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बट आई वुड रेट कैपिटल स्मार्ट सिटी फॉर श्योर। सबसे पहले खुशामदीद हमारे पहले पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरा नाम अमीरुल हसन है, मेरा ताल्लुक़ रियल एस्टेट के शोबा से है। ये पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद हमारा कारोबारी, समाजी और इन्फ्लुएंशियल शख्सियात की कामयाबियाँ और उनकी ज़िंदगी के हवाले से है, ताकि ये नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह बन सकें। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म के, और बहुत सारे लोगों के मेंटोर भी हैं, जिनमें से एक मैं खुद हूँ, जिनकी कंपनी से मैंने अपने रियल एस्टेट कैरियर का सफ़र का आगाज़ किया। मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल निसार साहब। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसा कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, जो चिराग दिल में जलता है वही राह दिखाता है, अंधेरों से लड़कर ही रोशनी बस पाता है। तो एक ऐसा ही चिराग आज मेरे गेस्ट हैं, जिनकी रोशनी से बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल कामयाबी की तरफ गामजन हुए। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये एक मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज, पहले तो आप मेरे सीईओ थे, तो आज मेरे गेस्ट बने हुए बैठे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हम बात करेंगे वर्क एथिक्स पे। डील एंड डील्स रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म की अगर हम बात करें और वर्क एथिक्स की बात करें, तो आप क्या समझते हैं? आज डील एंड डील्स पिछले 8 से 10 साल से मार्केट में काम कर रही है और एक प्रोफेशनलिज्म का एक रिनॉन्ड नाम है। तो आज डील एंड डील्स कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए अमीर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। वर्क एथिक्स की जहाँ तक बात की जाए, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन ये है कि वर्क एथिक्स एक तो आपके पर्सनल एथिक्स से स्टार्ट होते हैं। आपका जो ब्रॉटअप होता है, जहाँ से आपकी फैमिली ओरिएंटेशन होती है, कैसा ब्रॉटअप है। उसके बाद प्रोफेशनल वर्क एथिक्स आप एक तो बुकिश नॉलेज से यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, प्लस आप कारोबार में आके सीखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके वर्क एथिक्स उस तरह बन जाते हैं जिस तरह उस कल्चर में, उस नॉर्म्स में, उस सोसाइटी में मार्केट के वर्क एथिक्स होते हैं। बिल्कुल। बट बीइंग अ सीईओ ऑफ डील एंड डील्स एंड जैसे आपने बड़ी तारीफ़ भरे अल्फाज मुझे उनसे पुकारा और आपने कहा कि आप मैं आपके लिए एक उस्ताद भी हूँ और वो, तो आप जैसे लोगों को भी जब हम चला रहे थे, जब हमने डील एंड डील्स का आगाज़ किया, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ों का ख़्याल किया, जिसमें एक ये थी कि हम सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट है, जिस बंदे को हम कोई इन्वेस्टमेंट कराते हैं, हम मेक श्योर करें कि उससे जो हम कमिटमेंट करें वो फुलफ़िल हो। इवन दो पाकिस्तान जैसे अनसर्टेन मुल्क में ये फुलफ़िल कराना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली। बट आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वन शुड मेक श्योर कि जो कमिटमेंट आप उससे कर रहे हैं वो करें। प्लस इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर क्लाइंट, इट इज़ अबाउट योर टीम। आई वुड नेवर से एम्प्लॉइज़, माई टीम। टीम के साथ जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, बीइंग अ सेल्स पर्सन आपको आइडिया है कि अगर आपकी कंपनी का ओनर अपनी टीम के साथ की गई कमिटमेंट्स, वो ख़ास तौर पे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफ़िल करे, तो वो टीम आपके साथ बहुत लंबा चलती है। बिल्कुल। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज 7-8 साल आपने हमारे साथ काम किया, आपको रियल एस्टेट में आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना काम कर रहे हो और हाई ग्रूव बहुत अच्छा काम कर रहा है आप और बासित। तो आपने मुझे पहला गेस्ट बुलाया, तो मुझे नहीं आइडिया था कि आई विल बी योर फर्स्ट गेस्ट। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। तो ये इस चीज़ का आई थिंक एक प्रूफ है कि हमने अपने वर्क एथिक्स बिज़नेस में भी और अपनी टीम के अंदर भी ऐसे रखे होंगे, जिसकी वजह से आज आप हमें ये इज़्ज़त बख्श रहे हैं। सर, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक जानना चाहूँगा, दानियाल निसार एक नस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट,
रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा जो बदनाम ज़माना भी रहा, लेकिन नाम भी हुआ। वो कहते हैं ना, बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा। तो आज अगर माली अदाद-ओ-शुमार भी देखें तो रियल एस्टेट की काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जो कि माली लिहाज से मजबूत है। आपने जब ये स्टार्ट किया तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और क्या आपको हर्डल्स आई अपनी इस कैरियर को स्टार्ट करने में? देखिए मीर, आई ग्रेजुएटेड इन 2016 एंड इवन इन माय लास्ट सेमेस्टर आई वाज काइंड ऑफ डूइंग रियल एस्टेट हल्का सा फ़ोन पे जस्ट टू गेट इनटू द रियल एस्टेट और उसकी नो हाउ लेने के लिए। रियल एस्टेट में जब मैं पहली बार आया तो एक बड़ा कल्चर था कि वो मुझे याद है कि मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, मैं किसी के साथ था, तो वहाँ पे वो आते थे लोग ना, शलवार कमीज़ और कलफ वाली हुँ, शलवार कमीज़ पहन के आते थे और वो आके काम शुरू करते थे और वो हमें देखते थे कि यार ये पढ़े लिखे लड़के हैं, तो वो हमें कहते थे यार जाओ कितने जाके नौकरी करो। हुँ, तो एक मतलब एक बड़ी कैजुअल सी बात है, बट वो लोग कहते होते थे कि यार रियल एस्टेट वाले तो रिश्ता कोई नहीं देंदा, कि यार क्या बताओगे कि सरकारी नौकरी है, कॉर्पोरेट बिल्कुल। नौकरी है, कहाँ पे है। बट देखें इस इंडस्ट्री में व्हेन आई केम इनटू दिस व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री आई रियलाइज़ कि यहाँ गैप बहुत बड़ा है। हुँ, प्लस यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का गैप है और दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। देखिए हमने अपने पिछले 15 से 20 साल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत तेज़ी से देखी हैं। बिल्कुल, मैंने वो देखा था, सीपीयू वाला कंप्यूटर, इसी वो है ना तरह। पेंटियम 1 पेंटियम हाँ, 2 इसी टाइप तरह। चीज़ थी। फिर वो विंडोज़ आती थी, ये विंडोज़। हमने सारी एडवांसमेंट्स देखी है, फिर हमने स्मार्टफ़ोन्स भी देखे, अब हम एआई और चैट जीपीटी भी देख रहे हैं। जी, जी। इसका यूसेज नहीं था। हुँ, सादा सा काम था, आप अपना अखबार में ऐड लगाते थे हुँ, या अपने पीआर को फ़ोन मारते थे, वो भी पीटीसीएल नंबर से। पीटीसी में। तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट करके देन सोशल मीडिया, फिर आप जैसे कॉम्पिटेंट लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हमने इसको आगे लेके चले। तो गैप था, प्लस आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैं कोई कारोबार करना चाहता था। मेरा माइंडसेट नौकरी वाला और वो नहीं था। तो बेसिक जो मोटिवेशन थी वो तो ये थी। बिल्कुल। सर, जैसे कि मैं आपका एम्प्लॉयर रहा, और मैंने एक लंबा अरसा गुज़ारा डील एंड डील्स में, और मैंने देखा 400 प्लस एम्प्लॉयज़ तक गई डील एंड डील्स, और काफ़ी मल्टीपल ऑफिसेज़ थे। लेकिन एकदम से कमी आ गई। ये रियल एस्टेट मार्केट के डाउनफॉल की वजह से थी, या क्या डील एंड डील्स के मैनेजमेंट इश्यूज़ की वजह से थी? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रियल एस्टेट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो स्लम आया वो आई गेस ना, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद इतना बड़ा, एक तो टाइम टेन्योर के लिहाज से भी लंबा और इतना बड़ा स्लम भी नहीं था। हुँ, दूसरा देखिए अमीर, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक कारोबारी बात होती है, आप लोगों को दिखाने के लिए अपने ऑफिसेज़ नहीं रखते, आप बिल्कुल। लोगों को दिखाने के लिए अपने शश के जिसको हम कहते हैं वो नहीं बना के रखते कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हों, 15 ऑफिस हों, 400 एम्प्लॉइज़ हों। आप अपनी सैटिस्फैक्शन और अपनी पर्सनल कंटेंटमेंट के लिए ये सारे मामलात करते हैं। देखिए हम वो कहते हैं कि कभी आपने जब लंबी छलांग लगानी होती है ना, तो आपको 2-3 कदम पीछे होना पड़ता है, ठीक है? बैक करना तो पड़ता फिर है, बिल्कुल। आपको एक इनर्शिया मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, देन यू टेक 2-3 स्टेप्स एंड यू हुँ, जंप। डील एंड डील्स ने भी अपनी मार्केट करेक्शन की। हुँ, मार्केट करेक्शन और नीचे गिर जाना, ख़त्म कर देना, इसमें बहुत फ़र्क है। आज भी आप देखें, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में 2-3 बड़े रियल एस्टेट के नाम लें, तो हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िस्ट करते हैं, और बिल्कुल। अगर ना कर रहे होते तो आज आप भी हमें बीइंग अ फर्स्ट बिल्कुल पॉडकास्टर, ऐसे ही। आप हमें आज यहाँ पे एज़ अ गेस्ट ना बुलाते। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस और आप अपनी करेक्शन करते हैं और वक़्त के लिहाज से आप जितना जल्दी और टाइमली एडजस्ट हो जाते हैं, वो आपकी सक्सेस होती है। सर, बीइंग अ सीईओ, अगर मैं बात करूं तो बंदे को एक ऐसा वर्क आ जाता है कि वो ऐसा काम करना शुरू कर देता है कि वो टीम के साथ इंटरकनेक्टिविटी उसकी शायद कम हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी ऐसे फनल्स आ जाते हैं जिससे वो गुजर कर सीईओ तक चीज़ आती है। अब चूंकि अब मैनेज करना, इस तरह की कमी आना, और ऑफिसेस को मैनेज करना, आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? और बीइंग अ सीईओ, और अब खुद फील्ड में उतर के मैं आपको देखता हूँ अक्सर वीडियोस बना रहे हैं, और आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, टीम को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल है कि एक सीईओ जो कल तक जिसके दरमियान में फनल्स थी, और वो आज टीम को खुद कैटर कर रहा है, आज वो खुद वीडियोस बना रहा है। तो ये कितना मुश्किल है वैसे? अच्छा देखो अमीर, हमने जब स्टार्ट किया था तो आई वाज़ द ओनली वन, फिर अल्लाह ने टीम दी, हम 300-400 लोगों तक गए।
मैं पर्टिकुलरली आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं सेल्स का बंदा हूँ। तो मैं इस पूरी जर्नी में मैं 2016 से अब काम शुरू किया और अब तक सेल्स मेरा मेन वो एक बिल्कुल, हथियार रहा है। बिल्कुल। मैं तब भी सेल्स करता था, अब भी सेल्स करता हूँ, ऑफ एंड ऑन तब भी वीडियोस बनाता था, अब भी बनाता हूँ। अब क्योंकि आपको वक्त के साथ और जो इम्प्रोवाइजेशन और जितनी ज़्यादा तेज़ चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, उसके साथ अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि एक कारोबारी बंदा इफ़ ही वांट्स टू वर्क एंड ही वांट्स टू ग्रो, तो उसके लिए ये कोई चैलेंजेस नहीं है। वीडियोस बनाना, पॉडकास्ट करना, खुद सेल्स तो हम हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपका सिस्टम बड़ा होता है, तो बड़े सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, आपको टीम लीड्स रखने पड़ते हैं, आपको डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं। तो आपकी चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो वन टू वन कम्युनिकेशन से हट जाती हैं बिल्कुल, और वाया सिस्टम मैनेज होती हैं। ऐसे देखिए, ही। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, एक फ़र्म है डेस्कॉन, उसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके 5-7 हज़ार एम्प्लॉयज़ तो फॉरेनर्स हैं। तो उनके सीईओ का या उनके जो हेड्स हैं, उनका हर बंदे से तो ज़ाहिर इंटरेक्ट बात है, इंटरेक्शन इसी नहीं होता। तरह। बट जब आपका सिस्टम बड़ा होता है, देन यू नीड टू हैव अ सिस्टम। और जब आपका सिस्टम नहीं है, आप अपने आप को करेक्ट करते हो, आप अपने आप को मार्केट के लिहाज से एडजस्ट करते हो, तो आप क्योंकि आप खुद ग्रो करना चाह रहे होते हो, तो आप उसमें से निकलते हो, आप उसमें काम करते हो और आप अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हो। देखो, पाकिस्तान में बीइंग अ कारोबारी बंदा, जो बंदा एक जगह पे स्टक हो जाता है ना, वो ग्रो नहीं कर वो नहीं सकता। कर आपको सकते। वक्त के साथ चेंज कर देखें। आज से आप मेरे छोटे भाई की तरह हो। आज से 4 साल पहले आप एक कंटेंट नहीं बनाते थे। ऐसे ही, आज आप मुझे कहते हो, दानियाल भाई आपकी वीडियो नहीं आई, बिल्कुल ऐसे और ही, ये अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है। ऐसे ही। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते रहते हो। सर, डील एंड डील्स एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है और रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म की एक जिम्मेदारी ये होती है जब भी वो किसी क्लाइंट को कोई चीज़ लेकर देता है, क्योंकि डेवलपर का डायरेक्टली कनेक्शन मेरे ख्याल से अभी तक नहीं बन सका पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें। रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म के कहने पर ही क्लाइंट इन्वेस्ट करता है उस प्रोजेक्ट में। तो डील एंड डील के पास ऐसा क्या प्रोसेस है कि वो डेवलपर का कैसे उसकी ट्रांसपेरेंसी देखता है, उसके साथ उसे कैसे चूज करता है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने मार्केट करना है और इसको मार्केट नहीं करना? देखें, इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ टुडे, अब हम बहुत सारी चीज़ों को मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बेचें, ऐसा ऐसे डेवलपर के साथ काम करें जिससे हमें पता हो कि यार 19-20 के फ़र्क से जो ये कमिटमेंट्स कर रहा है, ये फुलफ़िल करे। फॉर इंस्टेंस, आप अगर पाकिस्तान में 100% बुकिश चीज़ों पे चलना शुरू हो जाएँ और लीगैलिटीज़ पे चलना शुरू हो जाए ना, हुँ, लेट्स सपोज़ आप कहें कि इस बंदे के पास ज़मीन पूरी हो, बिल्कुल। अगर आप कहें इस बंदे के पास एनओसीज़ पूरे हों, आप कहें इस बंदे की साइट पे डेवलपमेंट लगी हुई हो और सारे टिक्स कर देना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसे ही, आप ऐसे ही, एग्री करेंगे इससे, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। मैं मिसाल देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी, दे हैव एनओसी, हुँ, दे हैव लैंड, और उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की हुई है और मैं शायद उन्हें भी सबसे बेहतर रेट करता हूँ। स्टिल उनके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होंगे जो मार्केट के इतने बड़े डिप आने से या इतनी वो आने डाउन होने की वजह से मार्केट से उनकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। हुँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी, दे हैव एक्सेसिव लैंड, हुँ, दे हैव वेरी गुड डेवलपमेंट, लेकिन उनके पास एनओसी नहीं है। फैसल टाउन, उनके पास लैंड भी है, वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उनके पास एनओसी नहीं है, गवर्नमेंट कहती है उनका एरिया ग्रीन जोन में आता है। हुँ, अब और हमें ये भी पता है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें पॉलिसीज़ कैसे चेंज होती हैं। हुँ, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी है कि हमें ये देखना होता है कि यार डेवलपर सॉलिड है, कहीं भागेगा तो नहीं। इसके पास मैं जो देखता हूँ ज़मीन है, हुँ, और तीसरी जो अब मैंने चीज़ शुरू कर दी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ दूँ जिस पे नंबर लगा हो, हुँ। प्लॉट नंबर, क्योंकि उससे फिर डेवलपर का भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और और वो दूसरा, लिमिटेड चीज़ें रह वो जाती हैं। लिमिटेड चीज़ें रहती है और बिल्कुल। प्लॉट नंबर के साथ होती है। और तीसरी पोजीशनेबल हो, और मौके पे हम ये जाके अब ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पे यार उनके पास ज़मीन हो। हुँ, अभी मैं आपको बताऊँ कि हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ एक बहुत ज़बरदस्त हमने डील की है, एंड आई थिंक दैट वुड बी कैपिटल स्मार्ट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट एंड डील विद एनीबॉडी। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। उसमें भी हमने जाके पहले लैंड देखी, वहाँ पे देखा वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे मैप देखा देखा उसकी एक्सेस कहाँ से है, डू कैपिटल स्मार्ट सिटी हैव एनओसीज और नो, हुँ, बट दे हैव एनओसीज। हुँ, तो हमने फिर वो जाके डील ली। तो अब हाँ, बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी, हमारा भी स्क्रूटनी का प्रोसेस थोड़ा सा टाइट हो गया है। ऐसे ही।
ऐसे ही यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम्म, मेरे ख्याल से अगर मैं डील एंड डील की बात करूं तो 1 लाख प्लस क्लाइंट्स को शायद ये केटर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करे, इंशाल्लाह। तो यानी कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट आप पे ही ट्रस्ट करके वो चीज़। डेवलपर से मुझे याद आता है एक डील एंड डील्स डेवलपमेंट बनी थी, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, लेकिन एकदम से बस खामोशी होगी उसके बारे में। क्या कहते हैं आप? देखिए, डील एंड डील डेवलपमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट अगेन हमने हमारा क्योंकि जो प्रोजेक्ट था ना वो था बहरिया में, हम्म। और हमारा बहरिया में 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक प्रोजेक्ट हमारा था फोर्टिस टावर, और फोर्टिस टावर आप अभी जाके साइट पे देखें, वो अपने बिल्कुल फाइनल मराहिल में है। वहाँ पे अब आप बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर को पोजीशन भी मिल गया है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 कनाल का, एंड दैट इज़ 8 स्टोरी। एक और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बहरिया हिल्स में, बट रिसेंटली हमने उसको प्री लॉन्च हमने किया था, हम्म। और हमने उसका लॉन्चिंग इवेंट वगैरह भी नहीं किया। बट रिसेंटली जो मलिक रियाज और बहरिया और जो गवर्नमेंट के आपस में मामला चल रहे थे, बिल्कुल ऐसे। तो वी प्रेफर्ड अगेन, जो मैंने कहा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने कूदना ही है कूद नहीं और गया, फंसना है। स्टेप बैक कर ले इससे बंदा। बेहतर होता है हाँ। कि बंदा अपनी पॉलिसी को, मैं इसको स्टेप बैक नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आप इम्प्रोवाइज़ कर लेते हो वक्त इम्प्रोवाइज के करो। साथ, ठीक। आप इम्प्रोवाइज़ कर लो, और आप देखें, आज भी वो एसेट्स हमारे पास हैं, अभी नहीं, हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, जिन चीज़ों की हमने क्लाइंट से पेमेंट्स ली हुई हैं, हम उसके लायबल हैं, हमने वो चीज़ डिलीवर कर दी है। और जैसे मैं आपको फोर्टिस टावर का बहरिया फेज़ 8 में बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमने अपने पोजीशंस दे दी हैं। अब वहाँ पे लोग अपार्टमेंट्स तो नहीं, लेकिन शॉप्स को पोजीशन दे दिया, अब इंशाल्लाह हम अपार्टमेंट्स को पोजीशन दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं यूएसए, ईरान और इसराइल की वॉर है। हमारे ही खित्ते में एक ऐसा मुल्क था जो रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रहा था, दुबई की बात कर रहा हूँ। तो दुबई में यानी कि काफ़ी लोग पाकिस्तान से चले गए दुबई में, जो इन्वेस्टर भी गए और रियल स्टेट एजेंट भी गए जो उधर जाके काम कर रहे थे। और पाकिस्तान को ऐसा फील आ रही थी कि पाकिस्तान में शायद अब उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन ड्यूरिंग दिस वार एकदम से रियल स्टेट थोड़ी सी डगमगा गई दुबई की। और यानी कि अभी जो एज पर सोर्सेज है वो 25% डाउन आया है अभी थोड़ा सा, 32%। 32%। आप क्या समझते हैं ये दुबई में डाउन आने से पाकिस्तान में कोई इम्पैक्ट आएगा? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी? या अभी रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वो टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ऐसा आएगा जैसे 2020-21 में एमनेस्टी स्कीम्स आई थी? देखिए, पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के रियल एस्टेट पे टफ टाइम था। हम्म। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आफ्टर 2021, 2026 वुड बी द बेस्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट। उसके मैं इंशाल्लाह। 3-4 आपको रीजंस देता हूँ। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत तगड़े इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं गवर्नमेंट में जो कैबिनेट में बैठते हैं, या इंफॉर्मेशन आती हैं कि ओवरसीज़ के लिए कोई एमनेस्टी या टैक्स लायबिलिटी फ्री चीज़ें आ रही हैं। गवर्नमेंट जो यहाँ पे रियल एस्टेट पे टैक्सेशन हुई हुई है उस पे कम करने की उनसे बात कर रही है। देखिए, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का ना एक पूरी मशीनरी होती है। ऐसे गवर्नमेंट ही। खाली वज़ीर आज़म नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी होती है, मशीनरी होती है, मिनिस्टर्स होते हैं। वो एक एजेंडा सेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस उनका एजेंडा है कि हमने इंडस्ट्री फोकस चलना है या रियल एस्टेट फोकस चलना है। फ्रॉम लास्ट पास्ट 3-4 ईयर्स उनका फोकस रियल एस्टेट पर नहीं था, हम्म। बट इस साल के स्टार्ट से वहाँ पे आला ऐवानों में डिस्कशन ही रियल एस्टेट को बेहतर करने पे हो रही है। हम्म। तो हमारी गवर्नमेंट जब रियल एस्टेट पे बात करेगी, डिस्कशन करेगी, तो कोई ना कोई बेहतर चीज़ निकलेगी। ऐसे ही। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जो बाहर ये वॉर छिड़ी है, अल्लाह पाक वो सारे मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उन सब मुसलमानों को हिफाजत में रखे। हाँ। वहाँ पे जो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा था, और वो इसलिए जा रहा था, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, डेफिनेटली वहाँ से पैसा यहाँ आएगा। और नोइंगली देखें, दुबई की मार्केट ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड है। हम्म। आप, हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे दोस्त काम कर रहे हैं। देखिए, जो अपार्टमेंट आप इन सबसे पूछें, जो अपार्टमेंट आज से 4-5 साल पहले, मिसाल दे रहा हूँ, लाख 1.5 लाख दिरहम का था, यार आज वो 8-9 लाख दिरहम का है। हम्म। तो प्राइसेस वहाँ ऑलरेडी बहुत एलिवेटेड हैं। ऐसे ही। तो इन्होंने करेक्ट तो होना था। वहाँ के हम्म। हमारे अपने दोस्त बताते हैं कि दानियाल भाई प्राइसेस तो बहुत ऊपर है, लेकिन अभी भी बिक रहा है, किसी भी टाइम ना नीचे आएगा। नीचे आएगा। ऐसे ही। इवन आपके जो पार्टनर है बासित भाई, वो भी हम्म। गए हुए थे, हम्म। वो भी बताते थे कि दानियाल भाई अभी तो बिक रहा है, लेकिन करेक्शन आएगी, बहुत आएगी एलिवेटेड बिल्कुल। है। ऐसे ही है। अब आप देखें, करेक्शन का रीज़न बनता होता है। हम्म। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बना है, वहाँ पे वॉर बन गया। दूसरा, पाकिस्तान की नेचुरल ऑर्गेनिक इकोनॉमी है, हम्म। नेचुरल बायर है। हम्म। दुबई का नेचुरल बायर नहीं है, दुबई का सारा फॉरेनर बायर है। फॉरेनर और एक्सपैट है सारा वो जो उधर है। एक्सपैट, यस। बिल्कुल। अब जब फॉरेनर
वहाँ पे अगर इनसिक्योर फील करेगा, दुबई ने इस तरह की कभी कोई वॉर नहीं देखी, दिस इज़ देयर फर्स्ट टाइम। यहाँ तो हम कहीं पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो हम उसको ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं, दूसरी बार हम ईज़ी हो जाते हैं। ईज़ी हो जाता उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे अगर बुर्जुल अरब हिट हो रहा है, वहाँ पे अगर एयरपोर्ट हिट हो रहे हैं दुबई के, उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ हिट हो रही हैं, तो ये एक बहुत उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वहाँ का बंदा जो मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ का जो नेशनल है, उसके लिए शायद वहाँ पे वो डाइजेस्टेबल हो। लेकिन जो फॉरेनर है, जो अपना घर छोड़ के आया हुआ है, वो किसी ऐसी जगह पे क्यों आएगा जहाँ बिल्कुल पे ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे पैसा वहाँ से वापस आएगा। और अभी जो आपको स्टैट्स मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये फैब्रिकेटेड स्टैट्स हैं। एक्चुअल में फ़र्क ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त दुबई में वो बताते हैं कि वहाँ पे होटल इंडस्ट्री फारिग हो गई है। तो वहाँ से पैसा कहाँ आएगा? वहाँ से पैसा वहाँ आएगा जहाँ से पैसा गया था। बिल्कुल, लोग अपने होम टाउन्स की तरफ आएँगे। देखिए अल्टीमेटली अमीर हर बंदे ने वहाँ ना होता है जहाँ उसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन होता है ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा पैसा पाकिस्तान में वापस आएगा। सर अब मुझे ये बताएं कि अगर आज मैं इस्लामाबाद की करंट रियल एस्टेट की बात करूं, जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, और अभी तो यानी कि पॉलिसीज़ आने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन आएगी, जैसे दुबई में एस्क्रो अकाउंट वगैरह बनता था, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत सारे लोग नाखुश भी होंगे। आप डील एंड डील्स डेवलपमेंट और डील एंड डील्स अगर इस चीज़ में पॉलिसी में बैठता है तो वो क्या समझता है, ये कितनी बेहतर है रियल एस्टेट मार्केट के लिए पाकिस्तान में? देखिए, रियल एस्टेट हो या कोई भी बिज़नेस हो अमीर, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम है, वो अपना काम ज़रूर करें, बट विद द ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। हम्म। रेगुलेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप कारोबारी बंदे को हर जगह से जकड़ दो कि वो कारोबार करने के लिए ही ना रहे। बिल्कुल। रेगुलेटरी बॉडीज़ का मकसद ये होता है, बेसिक पर्पस इन इंस्टीट्यूट्स का ये होता है, आरडीए सीडीए, कि आपने जो कारोबारी लोग हैं उनको बुला के बिठा के उनको फैसिलिटेट करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीन उल्टा हो गया, उल्टा यहाँ हो पे गया, बांधने के लिए बंदे करेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे रोक दिया उससे जाता है। रगड़ा। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए। और देखिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेगुलेशन ना हो, इन इन डेवलपर्स को भी कानून के अंदर लेके आने वाला ना हो, तो यहाँ पे तो आम आवाम का पैसा फ्रॉड में जाता रहे। हमने बिल्कुल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। आप इस्लामाबाद पिंडी में आपने देखे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ने आए, पैसे लिए और और चले चले गए। गए। और आज वो क्या होता है, एंड में नैब का एक केस खुलता है, वो जिस बंदे बेचारे ने 10 लाख रुपया दिया होता है, उसको वापस मेरे ख्याल 2-3 लाख से ऊपर नहीं मिलता, वो भी हाँ, आफ्टर ईयर्स। बिल्कुल तो ऐसे आई ही। थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, बट विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम्म। और अगर हम बात करें सर अभी कि अगर कोई आज 18 साल का नौजवान है, वो काम शुरू करना चाह रहा है रियल एस्टेट का, तो दानियाल निसार अगर 2016 की बात करें जब उसने शुरू किया था, तो वो उसे क्या एडवाइस करना चाहेगा? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ना, आप रियल इस्टेट में ना 90% लोग हमारे सेल्स में ही आ रहे हैं। हम्म। सेल्स की बात अगर करूँ तो आपको अल्लाह ने जो रिस्क देना है ना, मतलब हम ये सारे उतार चढ़ाव देख के बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने जो रिस्क देना है आपको मिल जाना है। बिल्कुल। हैव फेथ इन अल्लाह, अपनी मेहनत करें और अपने काम के साथ ऑनेस्ट हों। हम्म। आजकल जो रियल एस्टेट में बना वना क्या आया, 3 महीने नौकरी की XYZ मार्केटिंग में, 3 महीने डील एंड डील्स में, 3 महीने कहाँ पे ना सेल हुई ना कुछ आगे नहीं। अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएं, अपनी सेलिंग वर्थ बनाएं कि यार मैं जहाँ पे होऊंगा, मैं सेल करना जानता हूँ, मैं जाऊँगा बैठूंगा सेल करूँगा। हम्म। अपनी वर्थ बनाएं। दूसरा, अब आप सोशल मीडिया से लिंक्ड रहें। हम्म। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आपको लीड आई, आपने क्लोज की और वो चीज़ एंड हो कि नहीं। अब आप लोग अपनी वर्थ बनाएं। हम्म। आप एज एन इंडिविजुअल आपकी एक वैल्यू हो, आप कंटेंट बनाएं, आप वीडियोस बनाएं, डोंट बी शाय। मतलब कैमरा शाइनेस ख़त्म कर दें और थोड़े से बोल्ड और एक्सपोज हो के अपनी बातें करें, आप अपना ओपिनियन दें। और दूसरा, थोड़ा सा टेस्ट स्टेटिस्टिकली हम्म। आपकी वर्किंग हो, हम्म। हवा में ना छोड़ें। बहुत सारे सेल्स आप देखते हो ना, वो क्या कर रहे ऐसे होते ही। हैं, सर ये 6 महीने में चीज़ तैयार है, ऐसी कमिटमेंट ना करें। हम्म। आपने वो रिस्क ले लिया तो हराम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर अदरवाइज आपके पास आएगा ही नहीं क्लाइंट। ऐसे तो ही। मेरे ख्याल इन चीज़ों पे काम करें। सर एज अ बिजनेसमैन और आपकी जो निजी ज़िंदगी है उस पर क्या इम्पेक्ट आता है? डेफिनेटली आपकी फैमिली है, आप सारा दिन मेरे ख्याल से सुबह अगर 10 बजे आने का टाइम है, हमारे जाने का शायद टाइम नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए कि अगर वो बिज़नेस को ज़्यादा वक्त देते हैं तो शायद निजी ज़िंदगी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर वो दोनों को बैलेंस करने चलें तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर आप क्या कहते देखिए, हैं? हमारा जो रिलीजन है ना, हमारी सारी इंस्पायरेशन वहाँ से है। हमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ में मियाना रवि बैलेंस का वो दिया। तो बैलेंस आपको रखना चाहिए। आप अपने संडेज़ ऑफ करें,
आप फैमिली को भी एक ड्यू टाइम दें। दूसरा देखो, एंटरप्रेन्योर के लिए काम ज़्यादा है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप काम ज़्यादा करते हो तो आप माली खुशहाली भी लेके आते हो। हुँ, माली खुशहाली से बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स या बहुत सारी आपकी कॉम्प्लिकेशंस रिज़ॉल्व हो जाती हैं। हुँ, इसके अलावा आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कारोबारी बंदा अब इस तर्ज पे आ गया है कि आपको कुर्सी पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही। आपके पास फ़ोन है, आपके सिस्टम्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपका काम हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है, मैं अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा ख़्याल है कि मैं एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर लेता हूँ। चलें सर, ये तो बहुत अच्छी डिस्कशन रही हमारी इस हवाले से, लेकिन हमने एक आखिर में एक रैपिड फायर अच्छा। रखा है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसमें आपने एक को चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एचआरएल ग्रुप के जो जाहिद रफ़ीक साहब हैं और ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ साद नज़ीर, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? आप किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एवरी एवरी एस्पेक्ट, आप डेवलपर की बात कर लें, आप एज अ पर्सनैलिटी की बात देखिए, कर लें। दोनों की अपनी-अपनी ख़सूसियात हैं। साद नज़ीर साहब वो एक सिंगल ओनर बंदे थे जिन्होंने अपना पूरा कारोबार स्टार्ट किया, और उनकी जर्नी से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ क्योंकि मेरा उनसे पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ही जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो वो एक बहुत हार्ड वर्किंग बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। ज़ाहिद रफ़ीक साहब से हमारा पर्सनल वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जो दोनों में फ़र्क फ़ील किया है, साद नज़ीर साहब इज़ वेरी क्रिएटिव और बोल्ड हैं, डट के खेलने वाले हैं, और ज़ाहिद रफ़ीक साहब वो बड़े सिस्टमैटिकली और बड़े ऑर्गेनाइज़्ड वे में चलते हैं। तो हर दोनों बंदों की अपनी-अपनी खूबियाँ हैं। और अगर हम बात करें दो पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, एक अलीम ख़ान साहब हैं और एक ज़ाहिद रफ़ीक साहब हैं, तो इनमें से किसको चूज़ करेंगे आप? यार, एक आपको बात बताऊँ, अगेन ज़ाहिद रफ़ीक साहब बड़े मैनेज्ड, बड़े ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से चलते हैं, बड़े सिस्टमैटिकली चलते हैं, लीगैलिटीज़ को बहुत अच्छा फ़ॉलो करते हैं, और वो कहते हैं ना, लोग अपनी चादर में रहते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, खान साहब की एक बात बड़ी अच्छी है, अलीम खान साहब की। अलीम खान साहब बड़े धड़ल्ले वाले बंदे हैं, हुँ, एंड ही नेवर बैक्ड ऑफ फ्रॉम टेकिंग रिस्क्स। हुँ। तो वो बड़े अच्छे हैं भी, लाहौर से ताल्लुक़ है, तो बड़े धड़ल्ले वाले बंदे हैं, तो वो रिस्क लेते हैं और वो अपने साथ बंदे को चलाते भी हैं। अब थोड़ा-सा फ़नी अंदाज़ में भी थोड़े-से आपकी चॉइस जानने, अगर कोई एक्ट्रेस को चुनना चाहें आप, मायरा ख़ान या कतरीना कैफ़, किसको चुनेंगे? यार, शादीशुदा बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा ख़्याल है पाकिस्तानियों के साथ रहने दो मुझे, तो यानी मायरा आप खान। मायरा मैं, ख़ान को हाँ। चुनेंगे। खूबसूरत तो वैसे हैं वो। और अगर हम क्रिकेट की बात करें, बाबर आज़म या विराट कोहली? अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हुँ। विराट कोहली कहाँ, बाबर आजम। बाबर आजम इज़ अ गुड क्रिकेटर, वो भी अपने उसमें है, लेकिन विराट कोहली, मेरा ख्याल है आई वुड रेट विराट कोहली वर्ल्ड बेटर। क्लास हाँ, विराट बैट्समैन कोहली। है डेफिनेटली। अच्छा, तो अगर शादी के हवाले से बात करें, कोई नौजवान अगर आपको देख रहा है, तो लव मैरिज को चूज़ करेंगे या अरेंज मैरिज को? यार, मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि जो आपको कर सक मैं आपको ये आपने मुझे फंसा दिया है, लेकिन खैर, हर बंदे का अपना अपना है, तो आई थिंक गो विद योर पेरेंट्स चॉइस। हुँ। प्रोजेक्ट्स की बात करें, पारव्यू सिटी या डीएचए मार्गला एन्क्लेव? आज पार्क व्यू सिटी, और कुछ टाइम बाद डीएचए मार्गलेव, क्योंकि पार्क व्यू सिटी के रेट्स अभी कम है और पोजेशनेबल चीज़ है, और डीएचए मार्गलेव में थोड़ा टाइम लगेगा और रेट्स ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है पार्क व्यू सिटी आज मैं रेट करूँगा बेहतर। कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन फेज़ 2? यार, दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बट आई वुड रेट कैपिटल स्मार्ट सिटी फॉर श्योर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनओसी। बहुत सारे वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लू वर्ल्ड हैं, काफ़ी सारे, सबके पास लैंड है। हुँ। एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और रीसेंट जो इनका नोटिफिकेशन आया है फैसल टाउन का, कि वो ग्रीन लैंड में है, और वो सारा, मैं आई वुड रेट कैपिटल स्मार्ट सिटी। उनके पास एनओसी है, अगर डेवलपमेंट फेज़ बहुत 3 और आगे है। फेज़ 2 की फैसल टाउन की बात करें, तब फेज़ 3 देखिए, के? चौधरी मजीद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत बड़ी पीछे डिलीवरी दी हुई है, लेकिन अगर आप फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 को मैं भी रेट नहीं करूँगा, मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को बेहतर रेट करूँगा। चलें, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो हमारे साथ डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को इससे सीखने को मिलेगा, और इसी तरह हम गेस्ट बुलाएंगे जिनकी ज़िंदगी से आप सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।